नमस्कार। आज हम निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के कुछ ज़रूरी हिस्सों पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं और मकसद ये समझना है कि ये जो ज़्यादा सोचने की आदत है और नेगेटिविटी, इसके जाल से निकलकर एक तरह की भावनात्मक आज़ादी कैसे मिले। बिल्कुल। अक्सर हम अपने ही ख्यालों के बोझ तले दब से जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब असल में इसी बोझ को हल्का करने के तरीके बताती है। इसका टाइटल ही कहता है कि भाई ज्यादा सोचना बंद करो, नेगेटिविटी का चक्कर तोड़ो और इमोशनल फ्रीडम पाओ। किताब के इन हिस्सों में ये साफ है कि ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि वो जो बार बार एक ही चीज सोचते रहना है ना, जिसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, वो हमें फंसाए रखता है। हाँ, वो गोल गोल घूमना एक ही नेगेटिव बात पर। किताब के ये हिस्से बताते हैं कि ये कैसे आदत बन जाती है। ये सिर्फ विल पावर इच्छा शक्ति का खेल नहीं लगता। जोर देते हैं कि नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग अक्सर एक सीखा हुआ पैटर्न बन जाते हैं। अच्छा। दिमाग ना एक ही रास्ते पर चलने का आदी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी गलती है, उसी को लेकर सोचते रहना, या फिर भविष्य में पता नहीं क्या होगा उसकी चिंता करना लगातार। ये आदतें बन जाते हैं और ये हमें एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र में फंसा देती है। नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव भावनाएं आती हैं। बिल्कुल। और फिर वो भावनाएं और नेगेटिव सोचने पे मजबूर करती है। और इसका असर सिर्फ मन की शांति पर ही तो नहीं रुकता होगा। इन अंशों में क्या इसके परिणामों पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, बताया है। किताब के ये हिस्से बताते हैं कि ये जो लगातार चिंता और नेगेटिविटी है, ये हमारी एनर्जी चूस लेती है। ओके। फैसले लेने की जो हमारी क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों पर भी बुरा असर डाल सकती है। सही बात है। हम असल में प्रेजेंट में वर्तमान में जी ही नहीं पाते हैं। या तो हम अतीत में अटके रहते हैं, पछतावे में, या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। वो पल तो गया। तो फिर इस चक्कर को तोड़ने के लिए किताब लेटिंग गो यानी जाने देने की बात करती है। पर इन अंशों के हिसाब से इसका असल मतलब क्या है? क्या ये ऐसा है कि अपनी भावनाओं या विचारों को बस दबा दो? क्योंकि वो तो बड़ा मुश्किल लगता है और शायद ठीक भी नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये। और किताब के ये अंश बहुत साफ करते हैं कि लेटिंग गो का मतलब दबाना या भूलने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। असल में वो कहते हैं कि दबाने से तो भावनाएं और विचार अक्सर और ज्यादा ताकत से वापस आते हैं। लेटिंग गो का मतलब है जागरूकता और स्वीकृति। जागरूकता और स्वीकृति मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के, बिना लाग लपेट के देखना, बस ऑब्जर्व करना। जैसे आप आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं ना। अच्छा, तो ये एक तरह की दूरी बनाना हुआ। उनसे चिपकने के बजाय बस ये मानना कि हाँ, ये विचार या भावना है, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्या ये माइंडफुलनेस जैसा है? हाँ, काफी हद तक। किताब के ये हिस्से सचेत जागरूकता माइंडफुल अवेयरनेस की अहमियत पर जोर देते हैं। ओके। ये समझना कि विचार सिर्फ विचार हैं, वो असलियत नहीं है। उन्हें पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर ये चुनाव करना कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, यही है जाने देने की कला। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। इसमें अपना ध्यान वापस इस पल में लाना शामिल है। और किताब के मुताबिक इसी जाने देने की कला से भावनात्मक स्वतंत्रता का रास्ता खुलता है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? देखिए, जब हम अपने विचारों और भावनाओं की गुलाम नहीं रहते, है ना, जब हम उन्हें कंट्रोल करने के बजाय समझना और उनसे एक हेल्दी दूरी बनाना सीख जाते हैं, तभी हम फ्री महसूस करते हैं, आजाद। किताब के ये अंश बताते हैं कि इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि भावनाएं होंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता। हाँ, ये तो मुमकिन नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं करेंगी। ये समझना कि आप अपनी भावनाओं से बढ़कर हैं, ये आपको अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करके अभी इस पल में जीने की ताकत देता है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक कौशल जिसे सीखना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। जैसे कोई मसल ट्रेन करते हैं ना हम, हाँ, वैसे ही अपने मन को ट्रेन करना होता है। इन अंशों का सार यही है कि नेगेटिव सोच और ये जो फालतू का सोचते रहने का पैटर्न है, उसको पहचानो और धीरे धीरे उसे जाने देना सीखो। यही इमोशनल फ्रीडम की चाबी है। तो इन अंशों का निचोड़ ये हुआ कि भाई भावनात्मक आजादी पानी है तो नेगेटिव सोच और बेवजह के चिंतन के जाल से निकलना होगा। हाँ। और ये विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर स्वीकार करके उनसे आगे बढ़ने की कला सीखने जैसा है। बिल्कुल सही। और ये समझना कि ये क्षमता हम सबके अंदर है,
बस उसे जगाने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, तो इस बातचीत को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। आज हमने जो भी चर्चा की उसे ध्यान में रखते हुए भावनात्मक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए आज ऐसा कौन सा एक नेगेटिव विचार पैटर्न है जिसे पहचाना जा सकता है और जिसे जाने देने की शुरुआत की जा सकती है। तो आज का हमारा विषय है छोड़ने की कला। हमारे पास एक किताब के पहले अध्याय का कुछ हिस्सा है जो इसी मुश्किल लेकिन ज़रूरी प्रक्रिया पर रोशनी डालता है। खास तौर पे वो तरीके या टेक्निक्स जिनसे हम उन चीज़ों को छोड़ना सीख सकते हैं जो अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं रही। बिल्कुल, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो या कोई नौकरी, कोई सोच जो हमें पीछे खींच रही हो। सही कहा, छोड़ना मुश्किल तो होता है पर इसमें एक आज़ादी भी है ना? तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। किताब एक बड़े मजेदार आइडिया से शुरू होती है, नियंत्रण का द्वंद्व। ये क्या चीज है? हाँ, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है सुनने में, पर है बड़ा प्रैक्टिकल। ये स्टोइक दर्शन से आया है। स्टोइक? अच्छा। हाँ। जैसे एपिक्टेटस जैसे दार्शनिक थे ना, उन्होंने सिखाया कि हमें फोकस उन चीजों पर करना चाहिए जो वाकई हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमारे अपने विचार, हमारी कोशिशें, हम क्या करते हैं क्या नहीं, और जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे दूसरों का बर्ताव, हाँ, या हमारा शरीर कैसा है, हमारी प्रॉपर्टी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन सब को बस स्वीकार करना सीखना चाहिए। मतलब इनके पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये तो सुनने में काफी पावरफुल लग रहा है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे किताब में एक छात्र का उदाहरण है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब वो कितनी मेहनत करता है, कैसे पढ़ता है, ये तो उसके हाथ में। हाँ, ये तो है। पर पेपर कितना मुश्किल आएगा या सवाल कौन से होंगे, ये उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। सही बात है। या वो जॉन वाली कहानी भी थी शायद, जिसे हर चीज कंट्रोल करनी थी। बिल्कुल, और उसे सीखना पड़ा कि भाई खुशी चाहिए तो थोड़ा कंट्रोल छोड़ना भी पड़ता है, वरना आप उसी कंट्रोल के चक्कर में बन जाते हैं। तो इसे असल जिंदगी में कैसे अपनाएं? किताब कुछ बताती है इसके बारे में? हाँ, कुछ स्टेप्स हैं। पहला तो ये कि वर्तमान पल पर ध्यान देना सीखें, माइंडफुलनेस, या बस अपनी सांसों पर ध्यान देना। ओके, मतलब अभी क्या हो रहा है उस पे फोकस। हाँ, और दूसरा, लगातार खुद से पूछना कि जो स्थिति है क्या वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे ट्रैफिक जैम में फंस गए। ओह हाँ, उसमें तो गुस्सा आता है। बिल्कुल, पर गुस्सा करने से जाम तो नहीं खुलेगा ना। तो सवाल ये कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है? शायद शांत रहूं, कुछ सुन लूं। और अगर कोई चीज थोड़ी कंट्रोल में हो, थोड़ी नहीं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी सिचुएशन में अपना बेस्ट दीजिए, जो आपके हाथ में वो पूरी ईमानदारी से कीजिए, और बाकी नतीजे की चिंता छोड़ दीजिए। किताब में वो 2 मिनट वाले ध्यान का भी जिक्र था, 2 गोले बनाने वाला। हाँ, वो 2 मिनट का नियंत्रण द्वंद्व ध्यान। बस एक कागज पर 2 सर्कल बनाइए, एक में लिखिए क्या कंट्रोल में है, दूसरे में क्या नहीं। ये क्लैरिटी लाने में बहुत मदद करता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। अच्छा, अब दूसरा आइडिया था निर्णयात्मक सोच, नॉन जजमेंटल थिंकिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, उन्हें आते जाते महसूस करना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाए, बिना जज किए। मतलब जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो ये सोचने के बजाय कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं बुरा हूं, बस ये देखना कि ओके, मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। ये हमें वो नेगेटिविटी के चक्कर में फंसने से बचाता है। आपने डीबीटी मतलब डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का नाम सुना है? हाँ, सुना है। इमोशनल रेगुलेशन के लिए होती है शायद। बिल्कुल, उसमें भी यही सिखाते हैं। फैक्ट्स को स्वीकार करो, अपने जजमेंट्स को नहीं। जो है सो है, अपनी कहानी मत जोड़ो उसमें। अच्छा, तो जैसे वो उदाहरण था किताब में कि प्लेन में बच्चा रो रहा है और हम सोचते हैं अरे इसके माँ बाप कुछ करते क्यों नहीं। हाँ, उसकी जगह ये सोचना कि ओके, बच्चा रो रहा है, मुझे थोड़ी झुंझलाहट हो रही है, हो सकता है ये उनके कंट्रोल में ना हो। देखिए पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाता है यार, ये तो है। और वो एलिस वाली कहानी भी थी जो खुद को बुरा सिंगर मानती थी। सही। उसे ये समझने में मदद मिली कि ये उसका एक जजमेंट है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और जब उसने इस जजमेंट के बिना जीने की कल्पना की तो उसे रास्ता दिखा। मतलब अपने अंदर के क्रिटिक को थोड़ा शांत करना कह सकते हैं, या बस उसे सुनना, पर उसकी बात को आखिरी सच नहीं मानना। ठीक है, पर कई बार भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि ये सब याद ही नहीं रहता। उस वक्त क्या करें? शायद यहीं पर तीसरा आइडिया काम आता है, आत्मदूरीकरण, सेल्फ डिस्टेंसिंग। बिल्कुल सही। जब इमोशंस बहुत तेज हों तो ये तकनीक मदद करती है।
इसका मतलब है मानसिक रूप से उस स्थिति से थोड़ी दूरी बनाना। दूरी बनाना कैसे? जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो और खुद को सीन में बाहर से देख रहे हो, इससे आप चीजों को ज्यादा वस्तुनिष्ठ रूप से मतलब ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। अच्छा, और इससे क्या होता है? इससे इमोशंस को मैनेज करना आसान होता है, आप बेहतर फैसले ले पाते हैं और स्ट्रेस भी कम होता है। ये करते कैसे हैं? क्या सच में उठकर कमरे से बाहर जाना पड़ता है? वो एक तरीका हो सकता है, शारीरिक दूरी बनाना। जैसे किसी बहस से थोड़ा ब्रेक ले लेना, कहना कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, और कोई तरीका? हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है तीसरे व्यक्ति में सोचना। तीसरे व्यक्ति में मतलब मैं परेशान हूं कहने की जगह ये सोचना अपना नाम परेशान महसूस कर रहा है। ये सुनने में अजीब लगे, पर ये वाकई एक मानसिक दूरी बनाता है। अरे वाह, ये तो मैंने पहले नहीं सुना था। और एक है आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना, मतलब कामों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के हिसाब से बांटना। इससे फोकस क्लियर होता है। हाँ, वो तो प्रोडक्टिविटी टिप जैसा है। पर ये इमोशनल बोझ कम करने में भी मदद करता है। और एक तरीका है खुद को भविष्य के नजरिए से देखना। जैसे वो एंड्रू वाली कहानी थी जो मालदीव जाना चाहता था। हाँ, वो पैसों वाली। हाँ, तो वो रोज के छोटे खर्चों को ये सोचकर टालता था कि क्या ये उसके बड़े गोल के लिए जरूरी है, या फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि आप खुद को ऊपर से देख रहे हैं, जैसे छत से। ओके, तो ये सारे तरीके बेसिकली हमें उस इमोशनल तूफान से थोड़ा बाहर निकलने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन सबको समेटें, ये 3 मुख्य बातें, कंट्रोल का द्वंद्व, नॉन जजमेंटल सोच और सेल्फ डिस्टेंसिंग, ये हमें वो इमोशनल बोझ उतारने के प्रैक्टिकल टूल देते हैं। बिल्कुल, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि देखिए, बाहरी चीजें हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, पर हम अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं को, अपने नजरिए को, अपने एक्शंस को, इन्हें मैनेज करना जरूर सीख सकते हैं। हाँ, और ये सब आखिर में सेल्फ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस यानी लचीलेपन को ही बढ़ावा देते हैं। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम इन तकनीकों को सिर्फ बड़ी मुश्किलों में ही नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी झुंझलाहटों और निराशाओं पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें? हमारी मेंटल पीस पर, हमारी ओवरऑल वेलबीइंग पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उस अंदरूनी आवाज की जो हमें कई बार पीछे खींच लेती है। हमारे पास एक स्रोत है, नकारात्मकता की जंजीरें तोड़ना। ये इसी बारे में है कि कैसे हम लोग अक्सर खुद के ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज देखते हैं कि इस स्रोत से हम अपनी उस नेगेटिव अंदरूनी आवाज को शांत करने और एक ज्यादा पॉजिटिव नजरिया अपनाने के लिए क्या सीख सकते हैं, क्या तरीके हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत ना 4 खास रणनीतियों पर फोकस करता है। पहला, अपने अंदर के आलोचक मतलब इनर क्रिटिक को पहचानना और उसे जाने देना। दूसरा, परफेक्शनिज्म यानी हर चीज परफेक्ट करने की धुन छोड़कर एक्सीलेंटिज्म यानी बेहतरी पर ध्यान देना। अच्छा, एक्सीलेंटिज्म। हाँ। तीसरा, अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट का अभ्यास करना। और चौथा, हम मीडिया कैसे कंज्यूम करते हैं उसे थोड़ा सोच समझ कर करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस अंदरूनी आलोचक से। स्रोत कहता है ये आवाज ये हमें शर्मिंदा करती है, हमें डराती है, हाँ, शक पैदा करती है और असल में आगे बढ़ने से रोकती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या वाकई में खुद की या दूसरों की कड़ी आलोचना क्या वो काम करती भी है? ये अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि कुछ रिसर्च बताती है कि ज्यादा आलोचना असल में शर्म और डर को बढ़ाती है, प्रेरित नहीं करती। ओह, तो मोटिवेशन के बजाय डर बढ़ता है। हाँ, और नतीजा हम चीजें टालने लगते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं। समझ गया। तो फिर करें क्या, इस आवाज से डील कैसे करें? तो स्रोत 3 चीजें सुझाता है, ज्ञान, शक्ति और प्रेम। ज्ञान, शक्ति, प्रेम, ठीक है। हाँ, पहले तो पहचाने कि ये आलोचक कब कैसे बोल रहा है, ये हुआ ज्ञान। फिर हिम्मत से उसका सामना करें, ये हुई शक्ति। और सबसे जरूरी, खुद पर थोड़ी नरमी, थोड़ी दया दिखाएं, वो है प्रेम। खुद पर नरमी, सेल्फ कंपैशन। एग्जैक्टली। और इसके लिए कुछ कदम भी है, जैसे पहले तो ध्यान दें, जागरूक हों कि ये आवाज कब उठ रही है। ठीक है, अवेयरनेस। हाँ, फिर समझें कि इसके पीछे ट्रिगर क्या है, कौन सी असली भावना छिपी है। शायद डर हो, शर्म हो या रिजेक्ट होने का डर हो।
उसे महसूस करें और फिर उस आलोचक के प्रति भी थोड़ी हमदर्दी दिखाएं। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है जेनिन का। हाँ। वो मैं बेवकूफ हूं कहने के बजाय अगर खुद से ऐसे बात करे जैसे किसी दोस्त से कर रही हो कि हाँ तुमसे गलती हुई पर गलतियां तो सबसे होती हैं, ये ज्यादा मददगार है। अच्छा, मतलब खुद से सेकंड पर्सन में बात करना दिलचस्प है ये। हाँ, लेकिन ये जो खुद पर नरमी वाली बात है, ये परफेक्शनिज्म के तो बिल्कुल उलट लगती है। स्रोत में एक्सेलेंटिज्म का जिक्र था। ये क्या है? मैंने ये शब्द पहले नहीं सुना। हाँ, ये ओटावा यूनिवर्सिटी के पैट्रिक गॉड्रियो ने दिया है ये शब्द। देखिए, परफेक्शनिज्म का मतलब है बहुत ऊंचे और अक्सर ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना जो पूरे ही ना हो सके। हाँ बिल्कुल, नामुमकिन से। और रिसर्च भी दिखाती है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब एक्सेलेंटिज्म का मतलब है कि आप स्टैंडर्ड तो ऊंचे रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते। अच्छा। पर आपका फोकस हर हाल में परफेक्ट होने पर नहीं बल्कि लगातार बेहतर करने पर होता है, मतलब प्रगति पर। ओके, प्रगति पर फोकस, नॉट परफेक्शन। हाँ, और इसमें गलतियों से सीखने और नए हल ढूंढने की गुंजाइश रहती है, क्रिएटिविटी की जगह बनती है। मतलब कोशिश पूरी करो, लेकिन अगर 100 में 100 नहीं आए तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत बताता है कि जो लोग एक्सेलेंटिज्म अपनाते हैं वो असल में ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, अंदर से मोटिवेटेड महसूस करते हैं और बर्नआउट से भी बचते हैं। अच्छा, ये तो बहुत काम की बात है। बर्नआउट से बचना तो आजकल बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, और इसे अपनाने के लिए ना छोटी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे स्रोत में ऑरलैंडो का एक उदाहरण है। बताइए। वो हमेशा परफेक्ट मेजबान बनना चाहता था, तो वो ये कोशिश कर सकता है कि मेहमानों के आने से पहले घर का कोना कोना चमकाने के बजाय शायद कोई एक चीज छोड़ दे और देखे कि क्या होता है। क्या मेहमान नाराज होते हैं? क्या दुनिया रुक जाती है? शायद नहीं। हाँ, शायद कुछ फर्क ही ना पड़े। बिल्कुल, और यहाँ भी वो सेल्फ कंपैशन, खुद पर रहम करना बहुत जरूरी है। सही है। तो ये परफेक्शन का पीछा छोड़ना, क्या इसका थोड़ा कनेक्शन अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट से भी है? उसका भी जिक्र था स्रोत में। हाँ, कुछ हद तक तो है ही। अनासक्ति का मतलब है अपनी पहचान, अपनी खुशी को बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा जोड़कर न देखना। बाहरी चीजें जैसे कि आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, यहाँ तक कि आपके अपने विचार और विश्वास भी। ये समझना कि सब कुछ बदलता रहता है। क्षण भंगुरता को स्वीकार करना। हाँ, मतलब किसी चीज से लगाव होना ठीक है, पर उससे बुरी तरह चिपक जाना कि उसके बिना हम अधूरे हैं, वो अटैचमेंट है जिसे कम करने की बात है। समझ गया। डिटैचमेंट और बाहरी चीजों से डिटैच होने की बात चली है, तो आजकल सोशल मीडिया और न्यूज का असर भी तो बहुत है। इस पर कुछ कहता है स्रोत? हाँ, आखिर में ये पॉइंट भी है। सचेत मीडिया उपयोग, मतलब कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन। कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन। हाँ, खास तौर पर डूम स्क्रॉलिंग से बचना। ओह हाँ, वो अंतहीन नेगेटिव खबरें देखना। बिल्कुल, बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल करते जाना। स्रोत कहता है खुद से पूछें, मैं ये क्यों देख रहा हूँ? क्या कुछ सीखने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, या सिर्फ मन बहलाने या चिंता कम करने के बहाने? इंटेंशन क्या है? हाँ, अपने मीडिया इस्तेमाल को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करें। क्या ये मुझे कुछ सिखा रहा है? क्या लोगों से जोड़ रहा है? या क्या वाकई में मुझे खुशी दे रहा है? और सबसे जरूरी, सीमाएं तय करें। लिमिट सेट करना। सही है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें नेगेटिविटी से लड़ने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मानसिक औजार दे रहा है। हाँ। अपने अंदर के आलोचक को समझना और उसे शांत करना सीखना। परफेक्शन के बजाय प्रगति यानी बेहतरी पर ध्यान देना। एक्सेलेंटिज्म। हाँ, एक्सेलेंटिज्म। नतीजों से थोड़ी दूरी बनाना यानी अनासक्ति का अभ्यास करना। सही। और सोच समझकर चुनना कि हम क्या जानकारी ले रहे हैं, खासकर मीडिया से। बिल्कुल, ये सब बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। तो ये तो बहुत उपयोगी जानकारी रही। और यहाँ मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। अगर कोई अपने अंदर के उस आलोचक से उसी हमदर्दी और नरमी से बात करना शुरू कर दे जैसे वो अपनी किसी बहुत करीबी दोस्त से मुश्किल वक्त में करता, तो उसकी खुद से बातचीत, उसके अपने बर्ताव में क्या बदलाव आ सकता है? नमस्कार। आज हम द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के तीसरे अध्याय पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है विकासवादी मानसिकता।
हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं इससे जुड़े हुए, और हम समझना चाहते हैं कि ये जो सोच है विकासवादी मानसिकता, ये हमें पुरानी बातों को जाने देने में और बदलाव का सामना करने में कैसे मदद कर सकती है। तो हम देखेंगे कि ये है क्या असल में, बदलाव को अपनाने में कैसे हेल्प करती है, बदलाव से डर क्यों लगता है, और फिर वो ब्रेन डंपिंग क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये विकासवादी मानसिकता, इसका मूल विचार क्या है? देखिए, मूल विचार ये है कि हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी बुद्धि है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितनी मिल गई उतनी ही रहेंगी, बल्कि कोशिश से, मेहनत से, लगन से इन्हें विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और यही सोच हमें मदद करती है कि जब हम असफल होते हैं तो उसे अंत न माने, उसे एक अवसर की तरह देखें, सीखने का, आगे बढ़ने का। और यहीं पर इसका कनेक्शन जाने देने यानी लेटिंग गो से बनता है ना? बिल्कुल। अगर कोई ये मानता है कि वो सीख सकता है, बेहतर बन सकता है, तो फिर अपनी पिछली गलतियों को या अपनी सीमाओं को पकड़कर बैठे रहना वो शायद उतना जरूरी नहीं रह जाता। एकदम सही कहा। ये मानसिकता हमें उन विश्वासों को छोड़ने में मदद करती है जो हमें रोकते हैं। वो जो सेल्फ डाउट होता है ना, उसे कम करती है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आए। अब जिसकी सोच स्थिर है, फिक्स्ड माइंडसेट है, वो शायद सोचेगा मैं इस सब्जेक्ट में हूं ही खराब, और शायद कोशिश छोड़ दे। पर जिसके पास विकासवादी मानसिकता है, वो इसे एक फीडबैक की तरह लेगा कि शायद और मेहनत करनी है या तरीका बदलना है पढ़ने का, और वो उस नाकामी से जुड़ा जो अपराध बोध है या शर्मिंदगी है उसे जाने देगा। लेकिन बदलाव को अपनाना अक्सर मुश्किल तो होता है, सुनने में अच्छा लगता है पर होता मुश्किल है। स्रोत बताते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं इसके पीछे, जैसे वो नुकसान से बचने वाली बात, हाँ, लॉस अवर्जन और नियंत्रण की इच्छा, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। असल में रिसर्च ये दिखा रही है कि हम इंसानों को ना जितना मजा फायदा मिलने पर नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा दुख नुकसान होने पर होता है। अच्छा, तो हम नुकसान से बचने की कोशिश ज्यादा करते हैं, और बदलाव में अक्सर कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ अनिश्चितता होती है, तो वो नुकसान जैसा लगता है। और वो नियंत्रण वाली बात, हाँ, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, तब हम ज्यादा सहज महसूस करते हैं, ज्यादा रिस्क ले पाते हैं। बदलाव अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है ना, अनिश्चितता लाता है, तो वो डर पैदा करता है। और फिर जाहिर है बदलाव में मेहनत लगती है, असुविधा होती है, वो भी एक कारण है। स्रोतों में एक भावनात्मक चक्र का भी जिक्र था बदलाव से जुड़ा हुआ, केली और कॉर्नर मॉडल, 5 चरण थे शायद। हाँ, वो इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज, बड़ा दिलचस्प मॉडल है। पहला चरण है अनभिज्ञ आशावाद, मतलब शुरू का जोश, जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या मुश्किलें आने वाली हैं। जैसे नया जिम ज्वाइन करना, पहले दिन लगता है सब बदल देंगे। बिल्कुल। फिर आता है सूचित निराशावाद, जब असलियत पता चलती है, मुश्किलें सामने आती हैं, जिम में जैसे अरे रोज जाना पड़ेगा, दर्द भी होगा। फिर आती है निराशा की घाटी, सबसे मुश्किल दौर, जहां लगता है छोड़ दें, नहीं हो पाएगा। जिम में यही वो वक्त है जब लोग जाना बंद कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो आता है चौथा चरण, सूचित आशावाद। आपको रास्ते दिखने लगते हैं, प्रगति महसूस होती है, और फिर आखिर में सफलता। जिम के उदाहरण में आपकी फिटनेस बेहतर होने लगती है, आपको अच्छा लगने लगता है। तो इस चक्र से निकलने की कुंजी क्या है? बस टिके रहना। टिके रहना यानी दृढ़ता तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही भविष्य की एक साफ तस्वीर रखना कि आप ये बदलाव क्यों कर रहे हैं, वो मोटिवेशन देता है। और भी तरीके हैं डर पर काबू पाने के, जैसे असफलता के डर को सीधे देखना, उसे रीडिफाइन करना। एक उदाहरण था जैस्पर का, जो बिजनेस शुरू करने से डरता था। उसने उस डर को डर की तरह नहीं, बल्कि सीखने के मौके की तरह देखा। अच्छा। या फिर बदलाव को छोटे छोटे स्टेप्स में करना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले 2-4 लोगों के सामने बोलें, फिर धीरे धीरे ग्रुप बढ़ाएं। ये सब सोचने में ही दिमागी थकान सी लगती है, इतनी सारी चीजें एक साथ चलती रहती है दिमाग में, और शायद यहीं पर वो ब्रेन डंपिंग वाली तकनीक काम आती है जिसका जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ब्रेन डंपिंग। डेविड एलन ने इसे काफी पॉपुलर किया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसका मतलब बस इतना है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चिंताएं, आइडियाज, टू डू लिस्ट, अधूरी बातें, सब कुछ आप कहीं लिख लें, कागज पर, ऐप में, कहीं भी। जैसे दिमाग का कचरा बाहर निकालना। हाँ, एक तरह से वैसा ही समझ लीजिए। जैसे स्कूल बैग खाली करते हैं ना, ताकि पता चले अंदर क्या क्या है, वैसे ही दिमाग को खाली करना। तो बस लिख लिया और हो गया? नहीं, लिखने से पहला फायदा तो ये होता है कि वो चीजें दिमाग में घूमना बंद कर देती हैं।
वो जो मेंटल क्लटर होता है वो कम होता है। स्रोत्रा में एक तरीका भी बताया है, जैसे 10 मिनट का टाइमर सेट करें और बस लिखना शुरू कर दें, जो भी दिमाग में आए। किसी खास सवाल पर फोकस करके? हाँ, जैसे ये कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या मुझे अभी किस पर ध्यान देना चाहिए, बस लिखते जाएं। और फिर उस लिस्ट का क्या करना है? छोड़ देना है? नहीं, उसे देखना है नियमित रूप से, फिर उसमें से पहचानना है कि कौन सी चीजें हैं जिन पर आप वाकई कुछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और शायद उनमें से भी सबसे जरूरी 2 या 3 चीजों पर फोकस करें। इससे प्राथमिकता तय करने में बहुत मदद मिलती है, बोझ हल्का लगता है। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो विकासवादी मानसिकता मूल रूप से ये विश्वास है कि हम अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं, और ये विश्वास हमें पुरानी बातों को, असफलताओं को जाने देने में मदद करता है। बिल्कुल। और यही बदलाव को अपनाने के लिए एक तरह की जमीन तैयार करता है, भले ही रास्ते में वो भावनात्मक उतार चढ़ाव आए या डर लगे। एकदम सही। और ब्रेन डंपिंग जैसी जो तकनीकें हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया का जो मानसिक बोझ है उसे संभालने में मददगार हो सकती हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक हो सकता है सबके लिए। अगर हमें पता है कि बदलाव में एक भावनात्मक चक्र होता है, डर लगता है, तो क्या किसी बड़े बदलाव का सामना करने से पहले ही जानबूझकर सचेत रूप से एक विकासवादी मानसिकता बनाने की कोशिश करना, क्या वो उस पूरे अनुभव को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सब की सोच और महसूस करने के तरीके से जुड़ा है। नमस्कार। हाँ, ये विषय ऐसा है जो कहीं ना कहीं हम सब कुछ छूता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक किताब के अध्याय 4 पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक रणनीतियां, नकारात्मक सोच से मुक्ति, और इस अध्याय का नाम है मनोवैज्ञानिक रणनीतियां जाने देना, मतलब लेटिंग गो। जाने देना सुनने में आसान लगता है पर होता मुश्किल है अक्सर। सही कहा। आपने कभी ध्यान दिया है हमारे दिमाग में ना एक आवाज चलती रहती है, कई बार बहुत नेगेटिव। हाँ, वो अंदरूनी कमेंट्री। हाँ, जैसे कोई पीछे बैठकर बोल रहा हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या हमेशा की तरह गड़बड़ी होगी। अल्बर्ट एलिस, जो एक बड़े थेरेपिस्ट थे, उन्होंने इसे बड़ा मजेदार नाम दिया था, स्टिंकिंग थिंकिंग। स्टिंकिंग थिंकिंग यानी बदबूदार सोच। क्या बात है ना? ये असल में वो पुरानी घिसी पिटी कहानियां हैं जो हम अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं, और पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारे काम सबको कंट्रोल करने लगती हैं। बिल्कुल, इस सबकॉन्शियस लेवल पर होता है ज्यादातर। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये अंदर की नेगेटिव कहानियां हैं क्या और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ कारगर तरीके जानेंगे। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स या नकारात्मक सोच है, ये अक्सर बनती कैसे है? सुनने में आता है कि जड़ें बचपन में होती हैं। ज्यादातर मामलों में हाँ, बचपन का कोई अनुभव, कोई गलतफहमी जो मन में बैठ गई और फिर वो वहीं अटक जाती है। और फिर ये हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे खा जाती है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ लेकर चल रहे हो। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अच्छा, वो क्या? कि इन्हें बदला जा सकता है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो राहत की बात है, क्योंकि ये पुरानी बातें वाकई हमें पीछे खींचती हैं। वो दुख, वो गुस्सा, उसी में उलझे रहते हैं। हाँ, और फिर वो खुद को दोष देने का एक चक्कर शुरू हो जाता है, शर्म महसूस होना, ये सब। उफ। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा तोड़ है जिसे कहते हैं आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। आत्मकरुणा मतलब खुद पर दया करना? दया से थोड़ा ज्यादा, मतलब खुद के प्रति नरमी रखना, समझदारी दिखाना। जब हमसे गलती हो या हम दुखी हो तो खुद को कोसने के बजाय थोड़ा प्यार से समझाना। अच्छा। और रिसर्च भी यही कहती है, जैसे नैफ और मैकबेथ एंड गमली के अध्ययनों में पाया गया कि जो लोग खुद पर करुणा दिखाते हैं वो ज्यादा लचीले बनते हैं मुश्किलों में, उनकी इमोशनल हेल्थ बेहतर होती है। और तो और डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण भी कम होते हैं उनमें, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी अच्छा असर पड़ता है, जैसा नैफ ने अपनी बात की स्टडीज में भी बताया। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, सेल्फ कंपैशन। तो ये तो जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन वापस उस सवाल पर आते हैं कि इन पुरानी नेगेटिव कहानियों को बदलें कैसे? आपने कहा बदला जा सकता है, तो तरीका क्या है? कोई स्टेप्स है? जी हाँ, बिल्कुल। एक 4 कदम वाला प्रोसेस है जो काफी असरदार माना जाता है इन नेगेटिव स्क्रिप्ट्स को रीराइट करने के लिए। 4 कदम? ठीक है, बताइए, पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपनी उस नेगेटिव स्क्रिप्ट को पहचानना, मतलब कान लगाकर सुनना कि आप अपने मन में खुद से क्या कह रहे हैं। अच्छा, बस सुनना? हाँ, ध्यान देना। जैसे अगर कोई मुश्किल काम सामने आया और मन में आवाज आई, मैं तो पक्का फेल होंगी, तो बस उसे पकड़ लेना है,
नोट करना है कि हाँ, ये विचार आया। ठीक है, अवेयरनेस पहला कदम है, जागरूकता कि भाई ये चल रहा है मेरे दिमाग में, समझ गई। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है उस सोच के पीछे जो गलत धारणा छुपी है उसे समझना। आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्शन। गलत धारणा मतलब उस नेगेटिव सोच की जड़ क्या है। अक्सर उसके पीछे कोई गहरी पुरानी मान्यता होती है। जैसे अगर सोच है मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं, तो शायद उसके पीछे की मान्यता हो मैं किसी काम का नहीं हूं या मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ओह, ये तो काफी गहरा है। मतलब ऊपरी सोच के नीचे एक और परत। बिल्कुल। और इसे पहचानना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत गहराई में होती है, बचपन से बनी हुई। हाँ, समझ सकती हूँ। तो पहले सोच को पकड़ा, फिर उसके पीछे की गलत मान्यता को समझा। अब तीसरा कदम, इसका कुछ ताल्लुक हमारी बेसिक जरूरतों से है, ऐसा मैंने पढ़ा था, कुछ मास्लो की हायरार्की। हाँ, बिल्कुल सही। तीसरा कदम है उस अधूरी रह गई बुनियादी जरूरत को टैग करना। याद कीजिए, मास्लो ने इंसान की कुछ बेसिक जरूरतें बताई थीं। सुरक्षा, अपनापन, प्यार, सम्मान वगैरह। हाँ हाँ, वो पिरामिड। वही। तो हमें यह सोचना है कि जब ये नेगेटिव स्क्रिप्ट बनी थी, उस वक्त हमारी कौन सी गहरी इंसानी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। अच्छा, जैसे? कराया गया तो हो सकता है उसकी प्यार और अपनेपन की जरूरत अधूरी रह गई हो, और उसी अधूरी जरूरत ने उस नेगेटिव सोच को जन्म दिया कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। ओह, तो उस जरूरत को पहचानना है जो उस वक्त चोट खा गई थी। एग्जैक्टली। इससे हमें प्रॉब्लम की असली जड़ मिलती है कि ये सोच आई कहां से। समझ गई। ये तो बड़ा लॉजिकल लग रहा है। सोच, गलत धारणा, अधूरी जरूरत। अब आता है चौथा और सबसे जरूरी कदम, है ना, बदलाव का। बिल्कुल। चौथा कदम है अब उस पुरानी नेगेटिव स्क्रिप्ट को एक नई पॉजिटिव और यथार्थवादी स्क्रिप्ट से बदलना। रीफ्रेम। हाँ, अब हमारे पास सारी जानकारी है। सोच क्या थी, गलत धारणा क्या थी, कौन सी जरूरत अधूरी थी। इस सब को इस्तेमाल करके एक नई, ज्यादा सच्ची और हौसला देने वाली बात खुद से कहनी है। जैसे वो उदाहरण था, कोशिश करके क्या फायदा, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं। इसे कैसे बदलेंगे? हाँ, तो इसे बरीज देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, इस बार मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ये निराशाजनक है, लेकिन मैंने मेहनत की थी और मैं आगे भी मेहनत करता रहूंगा या रहूंगी। मौके और भी आएंगे और मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। ये ज्यादा बैलेंस्ड और उम्मीद भरा लगता है। हाँ, और यहाँ वो आत्मकरुणा वाली बात फिर काम आती है। खुद पर थोड़ा रहम करके, सच्चाई के करीब रहकर एक सकारात्मक नजरिया अपनाना। ये यथार्थवादी होना जरूरी है, सिर्फ झूठी पॉजिटिविटी नहीं। सही बात है। ये 4 कदम तो बड़े काम के लग रहे हैं। पहचानो, जड़ समझो, जरूरत जानो और फिर बदलो। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और तकनीक है जिसका जिक्र है हमारे सोर्सेज में? कुछ बाहर निकालना, ऐसा कुछ था? हाँ, आपने सही पकड़ा। एक और बहुत पावरफुल तकनीक है जिसे बाह्यकरण या एक्सटर्नलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन। हाँ, ये नैरेटिव थेरेपी का एक अहम हिस्सा है। नैरेटिव थेरेपी मानती है कि हम जो कहानियां खुद को सुनाते हैं वही हमारी पहचान बन जाती हैं। अच्छा। तो बाह्यकरण का सीधा मतलब है अपनी जो समस्या है या जो नेगेटिव विचार हैं उसे खुद से अलग करके देखना। जैसे वो आप नहीं हैं, वो कोई बाहरी चीज है। खुद से अलग? ये कैसे करते हैं? कई तरीके हैं। जैसे आप अपनी चिंता को एक नाम दे सकते हैं या उसका कोई मजेदार सा चित्र बना सकते हैं। चित्र बनाना अपनी चिंता का? अरे वाह। हाँ, मान लीजिए आपने अपनी चिंता का नाम रख दिया मिस्टर वरी और उसका एक कार्टून बना लिया। अब वो आपकी चिंता नहीं, वो मिस्टर वरी है जो बाहर से आपको तंग कर रहा है। ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है। इससे फायदा क्या होता है? इसके कई फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी मिल जाती है। आप उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। इससे इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है, खुद पर कंट्रोल बढ़ता है। कई बार समस्या को बाहर से देखने पर उसके हल भी नजर आने लगते हैं। अच्छा, नए रास्ते दिखते हैं। हाँ, और आप अपनी पुरानी जमी हुई मान्यताओं पर सवाल उठा पाते हैं कि क्या ये वाकई सच है जो मिस्टर वरी कह रहा है। ये खासकर एंग्जाइटी जैसी चीजों को मैनेज करने में बहुत मददगार है। तो अगर किसी को अपनी एंग्जाइटी को एक्सटर्नलाइज करना हो तो उसके क्या कदम होंगे? जैसे वो 4 कदम थे स्क्रिप्ट बदलने के। हाँ, नैरेटिव थेरेपी इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश देती है। मोटे तौर पर 4 कदम कह सकते हैं। बताइए। पहला,
अपनी चिंता को सच में एक बाहरी ताकत की तरह देखें। ये आपकी चिंता नहीं, ये चिंता है जो बाहर से असर डाल रही है। ठीक है। दूसरा? दूसरा, उसे एक नाम दें, कुछ भी, जैसे चिंता का राक्षस, डरपोक चूहा या कुछ और जो आपको सही लगे। इससे वो और अलग महसूस होगी। हाँ, डरपोक चूहा। ठीक है। तीसरा? तीसरा, ईमानदारी से स्वीकार करें कि ये राक्षस या चूहा आपको कैसे और कहाँ-कहाँ प्रभावित करता है। आपके विचारों पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपके व्यवहार पर क्या असर डालता है ये। ओके, पूरी तरह समझना कि ये कर क्या रहा है। और चौथा? चौथा और मजेदार कदम, कल्पना करें कि आप इसके खिलाफ लड़ाई में हैं। आप और ये चिंता राक्षस आमने सामने हैं और आप अपनी मुकाबला करने की रणनीतियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान भटकाना, अपने दोस्तों से बात करना या वो पॉजिटिव स्क्रिप्ट जो हमने पहले बनाई थी। ये सब आपके हथियार हैं उस लड़ाई में। वाह, ये तो गेम जैसा लग रहा है, चिंता से लड़ने का गेम। बिल्कुल, और ये गेम खेलने से चिंता का असर कम हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने 2 मुख्य रणनीतियों पर काफी गहराई से बात की। एक तो वो 4 कदम वाला तरीका जिससे हम अपनी नेगेटिव सोच की जड़ तक जाकर उसे बदल सकते हैं। हाँ, पहचानना, गलत धारणा समझना, अधूरी जरूरत जानना और फिर रिफ्रेम करना। और दूसरा ये एक्सटर्नलाइजेशन, यानी अपनी परेशानी जैसे चिंता को खुद से अलग करके देखना, उसे नाम देना और फिर उससे मुकाबला करना। जी हाँ, और ये दोनों ही तरीके बहुत प्रैक्टिकल हैं। लेकिन ये जरूर है कि इनमें मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं कि आज सुना और कल सब ठीक हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जादू की छड़ी नहीं है, इनमें लगातार अभ्यास चाहिए। जैसे जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही ये दिमाग की एक्सरसाइज है। इसे रोजाना थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। और शायद धैर्य भी रखना पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन आता जरूर है अगर हम लगे रहें। और जानते हैं सोचने वाली बात क्या है आखिर में? क्या? कि अगर हम इन तकनीकों का लगातार इस्तेमाल करते रहें तो ये सिर्फ हमारी आज की सोच को ही नहीं बदलेंगी, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अनुभवों को हम कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं, उस पूरी क्षमता को ही बदल सकती हैं। ये एक तरह से भविष्य को आकार देने जैसा है। वाओ, ये बहुत पावरफुल विचार है कि हम अपनी सोच बदलकर अपना भविष्य भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यही रोकते हैं। ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी थी। बिल्कुल, उम्मीद है सुनने वालों को भी इससे मदद मिलेगी। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं नाराजगी छोड़ना और क्षमा को अपनाना के अध्याय 5 पर। शीर्षक है दर्द से आगे बढ़ना। हमारा मकसद ये समझना है कि जो हानिकारक मतलब टॉक्सिक रिश्ते होते हैं उन्हें कैसे पहचानें, उनसे निपटे कैसे, और फिर क्षमा और नज़रिए को बदलकर हम कैसे हील कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, ये हानिकारक लोग होते कौन हैं? इनकी पहचान क्या है? हाँ, तो शोध के मुताबिक ये वो लोग होते हैं जो अक्सर अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। मतलब गलती करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, दूसरों पर डाल देंगे। और दूसरों की जो अच्छाई है, सद्भावना है, उसका फायदा उठाते हैं। सिचुएशंस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। गैस लाइटिंग भी करते हैं। गैस लाइटिंग, हाँ। मतलब वो मनोवैज्ञानिक चाल जिससे इंसान अपने आप पर ही शक करने लगे, अपनी याददाश्त पर, अपनी समझ पर। तो इनको पहचानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर लगातार रहा जाए तो इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल थक जाता है, निचोड़ लेते हैं बिल्कुल। आत्मसम्मान कम हो जाता है, तनाव, चिंता, ये सब बढ़ जाता है। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत कहता है कि इसका असर सिर्फ मन पर नहीं, तन पर भी पड़ता है। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी? हाँ बिल्कुल, जैसे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, या कोई चोट लगी हो तो उसे भरने में ज्यादा वक्त लग सकता है। बाप रे, तो ये तो काफी गंभीर है। तो फिर खुद से क्या सवाल पूछें हम, कैसे समझें कि कोई हमारे लिए हानिकारक है? कुछ आसान सवाल हो सकते हैं, जैसे क्या उनके साथ समय बिताने के बाद आप ज्यादातर थकावा महसूस करते हैं, या जब उनसे बात करनी हो तो एक अजीब सी हिचक या असहजता महसूस होती है? क्या वो आपकी जरूरतों को, आपके विचारों को लगातार नजरअंदाज करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो स्रोत साफ कहता है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना या उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है,
ये असल में आत्म देखभाल है, अपनी भलाई को चुनना है। सही कहा, ये अपनी देखभाल का एक बहुत जरूरी कदम है। अच्छा, तो मान लीजिए पहचान लिया, अब इनसे निपटे कैसे, रणनीतियां क्या हों? सबसे पहली और सीधी रणनीति तो दूरी बनाना ही है। दूरी बनाना मतलब मिलना जुलना कम कर देना? हाँ, वो भी हो सकता है। या तो आप धीरे धीरे समय कम कर दें बिना कुछ कहे, या फिर एक सीमा तय कर लें कि भाई इतना ही मिलना है, ऐसे ही मिलना है। और अगर मामला ज्यादा गंभीर है तो स्रोत कहता है कि संपर्क पूरी तरह खत्म करना भी एक विकल्प है। ठीक है। और दूरी के साथ साथ मुझे लगता है सीमाएं तय करना भी जरूरी होगा, है ना? बाउंड्रीज? बिल्कुल बिल्कुल, बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं और ये एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब आपको साफ बताना होगा कि कौन सा व्यवहार आपके लिए ठीक नहीं है, आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोस्त, सहकर्मी, परिवार वाले, किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे कि? कोई उदाहरण? जैसे आप कह सकते हैं कि देखो, मैं किसी की बुराई करने या सुनने में शामिल नहीं होंगी, या मुझ पर चिल्लाना ठीक नहीं है। और ये सीमाएं बताने का तरीका, क्या आमने सामने बोलना सही है या लिख के बताना? ये थोड़ा स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आपको सुरक्षित महसूस होता है तो आमने सामने बात कर सकते हैं। हो सकता है किसी पब्लिक जगह पर मिले, वरना लिख के बताना जैसे ईमेल या मैसेज से ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। कभी-कभी किसी तीसरे भरोसेमंद इंसान की मदद भी ली जा सकती है। हाँ, मध्यस्थ। हाँ। और एक जरूरी बात, अपने फैसले को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों किया, कैसे किया, नहीं। बस साफ और सीधे तौर पर अपनी बात कहें। और हाँ, उनकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहें। वो कुछ भी कह सकते हैं। अपनी सीमा पर टिके रहना जरूरी है। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा भी आती है, जैसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक करना। ठीक है, तो ये तो हुआ उनसे निपटने की बात। पर जो चोट लग चुकी है, जो दर्द है, उसका क्या? स्रोत यहाँ क्षमा की बात करता है। ये क्षमा, ये फॉरगिवनेस आखिर है क्या? हाँ, ये बहुत बहुत अहम हिस्सा है इस अध्याय का। स्रोत ये साफ करता है कि क्षमा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भूल जाएं कि क्या हुआ था, या ये मान लें कि जो हुआ वो ठीक था। नहीं, क्षमा असल में स्वीकृति है, स्वीकार करना कि हाँ, ये हुआ, इसने चोट पहुंचाई, और अब मैं इस बोझ को लेकर नहीं चलूंगी। मतलब ये अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं। काफी हद तक हाँ। इसके फायदे भी बताए गए हैं। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य तीनों सुधरते हैं, रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। स्रोत क्षमा के 3 हिस्से बताता है। पहला, जिसने चोट दी और जो घटना हुई उसे लेकर एक संतुलित नजरिया बनाना। संतुलित नजरिया मतलब न तो उसे राक्षस बना देना, न ही उसे पूरी तरह निर्दोष मान लेना, वास्तविकता को देखना। दूसरा, उस घटना से जुड़ी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, गुस्सा, कड़वाहट, दर्द, उन्हें धीरे धीरे कम करना। और तीसरा, जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है, सजा देने या बदला लेने का जो एक अंदरूनी इच्छा होती है, उसे छोड़ देना। ये तीसरा वाला वाकई मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर स्रोत इशारा करता है कि शायद सबसे ज्यादा आजादी इसी से मिलती है। और ये सोचना कि क्षमा कमजोरी है, ये गलत है फिर। बिल्कुल गलत। स्रोत कहता है ये कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म देखभाल का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अपनी ताकत वापस लेना है। इसे करने का कोई तरीका, कोई प्रक्रिया? हाँ, स्रोत 4D का मॉडल देता है। पहला D है डीप डाइविंग, मतलब गहराई में उतरना, समझना कि क्या हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, शायद उससे लिख लेना। दूसरा D है डिसाइडिंग, यानी निर्णय लेना, यह समझना कि आपके लिए क्षमा का मतलब क्या है, और फिर माफ करने का चुनाव करना, ये एक चुनाव है। तीसरा D है डूइंग, यानी करना, इसमें कोशिश करना कि आप दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझें, उनकी क्या मंशा रही होगी, क्या हालात थे। और चौथा D है डीपनिंग, मतलब उसे गहरा करना, उस अनुभव से अपने लिए कोई सीख निकालना, कोई मतलब खोजना, ये देखना कि इस सब से आप कैसे मजबूत हुए, कैसे आगे बढ़े। जैसे वो जेन और सारा का उदाहरण दिया है स्रोत में। जेन ने कैसे अपनी दोस्त सारा को माफ किया जिसने उसका भरोसा तोड़ा था। ये चारों D उसे उस कड़वाहट से निकलने में मदद करते हैं। ये तो हुई दूसरों को माफ करने की बात, पर कई बार हमें खुद को माफ करना ज्यादा मुश्किल लगता है। आत्म क्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। अपनी गलतियों के लिए खुद पर रहम करना, खुद को स्वीकार करना। इसके लिए स्रोत 4R बताता है। 4R? हाँ, पहला R है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लेना, मानना कि हाँ, मुझसे गलती हुई। दूसरा R है रिमोर्स, यानी सच्चा पश्चाताप महसूस करना। ये अपराध बोध, गिल्ट है, शेम नहीं।
शेम इंसान को छोटा महसूस कराती है, अपराध बोध सुधार के लिए प्रेरित करता है। तीसरा आर है रेस्टोरेशन, यानी सुधार करना। अगर मुमकिन है तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करना। और चौथा आर है रिन्यूअल, यानी नवीनीकरण। ये तय करना कि आप इससे सीखेंगे और भविष्य में बेहतर करेंगे। जैसे वो काम टालने वाला उदाहरण, अगर मैंने काम टाला और टीम को दिक्कत हुई, बिल्कुल, तो आप जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अफसोस महसूस करें, रिमोर्स, माफी मांगें या मदद करें, रेस्टोरेशन, और आगे से समय पर काम करने का पक्का इरादा करें, रिन्यूअल। ये आपको उस अपराध बोध में फंसे रहने से बचाता है। तो अपनी भावनाओं को समझना, जिम्मेदारी लेना, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना, अफसोस करना, सुधारना और सीखना। हाँ, ये एक प्रक्रिया है और नाराजगी या मन में गांठ बांधकर रखने से निकलने का एक और तरीका स्रोत बताता है। क्या? दृष्टिकोण परिवर्तन, पर्सपेक्टिव टेकिंग। अच्छा, यानी दूसरे के नजरिए से देखना। हाँ, किसी स्थिति को उस दूसरे व्यक्ति की आंखों से देखने की कोशिश करना जिसने शायद आपको चोट पहुंचाई हो। ये कैसे मदद करता है नाराजगी कम करने में? जब हम दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करते हैं, भले ही हम उससे सहमत ना हो, तो हमें उसके व्यवहार के पीछे के कारण, उसकी मजबूरियां, उसका दर्द शायद थोड़ा समझ आने लगता है। इससे वो जो एकदम कट्टर गुस्सा या नाराजगी होती है, वो थोड़ी नरम पड़ सकती है। पर ये जो द्वेष या मनमुटाव है, ये बनता कैसे है? हम क्यों किसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं? अक्सर ये बार बार चोट लगने या गुस्से की भावना से होता है। कभी कभी ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है, जैसे हम खुद को और चोट लगने से बचा रहे हैं, पर असल में ये हमें अतीत में कैद कर देता है। तो दृष्टिकोण बदलने के लिए क्या करें? कोई कदम? स्रोत 3 कदम बताता है। पहला, जो झगड़ा या संघर्ष है उसे पहचानें। क्या हुआ था, आपको कैसा महसूस हुआ था। दूसरा, अब दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर विचार करें। उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, उसके क्या इरादे हो सकते थे, वो ऐसा क्यों कर रहा होगा। तीसरा, वापस अपने दृष्टिकोण पर लौटें। देखें कि क्या अब आपकी सोच या आपकी भावना में कोई बदलाव आया है, थोड़ी नरमी आई है। जैसे वो जेनेट और सैली का उदाहरण था सफाई को लेकर। हाँ, कैसे जेनेट ने कोशिश की ये समझने की कि सैली के लिए सफाई का क्या मतलब है और क्यों वो इतनी परेशान थी। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अभ्यास कर सकते हैं? कोई टिप्स? स्रोत कहता है कि आप फिल्मों या टीवी के किरदारों को लेकर सोच सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, या जिसे सामाजिक कल्पना कहते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि रोजमर्रा के जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं उनमें इसे आजमा कर देखें। सही है। तो आज हमने अध्याय 5 के जरिए काफी कुछ समझा। हमने देखा कि दर्द से आगे बढ़ने के लिए ये कितना जरूरी है कि हम हानिकारक लोगों से दूरी बनाएं, अपनी सीमाएं तय करें और सबसे बढ़कर क्षमा को अपनाएं, दूसरों के लिए भी और हाँ, अपने लिए भी। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब क्षमा करना, नजरिया बदलना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये मंजिल नहीं, सफर है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पर यह हमें अतीत के बोझ से आजाद करती है और आज में, वर्तमान में जीने की ताकत देती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौती किसी और को माफ करना नहीं, बल्कि खुद को उन उम्मीदों से आजाद करना हो जो हमने दूसरों से लगा रखी थीं और जो पूरी नहीं हुई। जरा सोचिएगा इस पर। चलिए, हमने पिछले कुछ समय में काफ़ी बातें की हैं, अलग अलग स्रोतों से ये समझने की कोशिश की कि कैसे नकारात्मकता से बाहर निकलें और ग्रोथ की तरफ बढ़ें। तो सोचा आज एक तरह से रिवीजन करते हैं। जो मुख्य बातें थीं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं संक्षेप में। शुरुआत हमने की थी जाने देने की कला से, मतलब लेटिंग गो। ये सिर्फ भूलना नहीं है, बल्कि वो जो नेगेटिव सोच है या फीलिंग्स हैं या आदतें जिनसे हम चिपके रहते हैं, उनको छोड़ना। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो स्टोइक सोच की बात आई थी, नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मतलब फोकस उस पर करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और जो नहीं है उसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। हाँ, और इसमें यह भी था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मतलब वर्तमान पर ध्यान देना। बिल्कुल। और इससे जुड़ी 2 और चीजें थी, याद है? एक तो गैर निर्णयात्मक सोच, नॉन जजमेंटल थिंकिंग। हाँ, मतलब विचारों को बस देखना, उन पर अच्छा बुरा का ठप्पा लगाए बिना। वैज्ञानिक दूरी, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। अच्छा, हाँ, वो भी था। मतलब जब बहुत तेज भावनाएं हों या कोई झगड़ा हो तो थोड़ा पीछे हटकर देखना, जैसे आप खुद उस सिचुएशन में ना होकर उसे बाहर से देख रहे हो। ताकि थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर सोच सकें। सही है। फिर हमने बात की थी आंतरिक आलोचक की,
वो हमारे अंदर की आवाज जो हमेशा कमियां ढूंढती रहती है, क्रिटिसाइज करती है, हाँ, वो तो बहुत कॉमन है शायद। बहुत ज्यादा। लेकिन इसके उलट पैट्रिक गॉड्रो का एक अच्छा विचार था, उत्कृष्टतावाद, एक्सेलेंटिज्म। एक्सेलेंटिज्म, ये परफेक्शनिज्म जैसा नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये था कि ऊंचे स्टैंडर्ड रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन वो अवास्तविक या नुकसानदेह ना हो, और गलतियों को सीखने का एक मौका समझो। अच्छा, मतलब खुद को कोसने के बजाय इम्प्रूवमेंट पर फोकस। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है अनासक्ति का, नॉन अटैचमेंट। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। हाँ, पर उदासीनता में। इसका मतलब है चीजों को कंट्रोल करने की या उनसे बहुत ज्यादा चिपके रहने की इच्छा को छोड़ना। क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है, क्षणिक है। बिल्कुल, ये समझना। और आजकल के माहौल में एक और बात जरूरी हो जाती है, सचेत मीडिया खपत। कॉन्शियस मीडिया कंजम्पशन। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। कि हम क्या देख सुन रहे हैं वो हमें ऊपर उठा रहा है या और नीचे खींच रहा है, हमारे इनर क्रिटिक को खाना दे रहा है या हमें पॉजिटिव बना रहा है। सही बात है। और इसी पॉजिटिविटी और सुधार की सोच को आगे ले जाता है विकास की मानसिकता का आइडिया, ग्रोथ माइंडसेट। ये मानना कि हमारी काबिलियत, हमारी क्षमताएं वो फिक्स नहीं है, हम मेहनत से, कोशिश से बेहतर बन सकते हैं। हाँ, ये कार्ल ड्वेक का बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और जब ये मान लेते हैं तो फिर जो चुनौतियां आती हैं या असफलताएं मिलती हैं, वो सीखने के मौके बन जाते हैं। हाँ, उन्हें देखने का नजरिया ही बदल जाता है। डरने की बजाय सीखने का मौका। और कई बार दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती रहती हैं, इतनी चिंताएं, तो इस ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखने में डेविड आलन की वो तकनीक, ब्रेन डंपिंग। ब्रेन डंपिंग, हाँ, ये सुना है। बस दिमाग में जो भी चल रहा है, विचार, काम, चिंताएं, सब एक जगह लिख डालो। अच्छा, उससे क्या होता है? दिमाग एकदम साफ हो जाता है, पता चलता है कि असल में क्या जरूरी है, फालतू की चिंताएं कम होती हैं, और ये उन नेगेटिव सोचने के पैटर्न को तोड़ने में भी मदद करता है, जिसे एल्बर्ट एलिस ने स्टिंकिंग थिंकिंग कहा था। स्टिंकिंग थिंकिंग मतलब वो नकारात्मक सोच का जाल। हाँ, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में एक निराशावादी नजरिया, ये लोगों को पुरानी चोटों और कड़वाहट में फंसाए रख सकता है। और इससे निकलने का एक तरीका बाह्यकरण थेरेपी भी हो सकता है, एक्सटर्नलाइजेशन थेरेपी। ये क्या है? इसमें दर्दनाक यादों या आघात को खुद का हिस्सा मानने के बजाय एक बाहरी ताकत की तरह देखा जाता है। इससे थोड़ा अलग होने में, उससे डील करने में मदद मिलती है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। और फिर हमने उन मुश्किल रिश्तों की भी बात की थी जहां लोग विषाक्त व्यवहार करते हैं, टॉक्सिक लोग। हाँ, जिनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे जिम्मेदारी ना लेना, दूसरों पर दोष डालना, मैनिपुलेट करना, गैसलाइटिंग करना। ऐसे में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर क्षमा यानी फॉरगिवनेस का सही मतलब समझना जरूरी है। क्षमा का मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ उसे ठीक मान लिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही ये जरूरी है कि उस इंसान से फिर से वैसे ही रिश्ते बना लिए जाएं। क्षमा असल में अपने लिए होती है। अपने लिए मतलब मन से उस गुस्से, उस कड़वाहट को जाने देना, ताकि हम उस अतीत में ही ना अटके रहें। जो हुआ उसकी सच्चाई को स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ना। तो ये एक तरह से खुद को आजाद करना है। एग्जैक्टली। कभी कभी इसका मतलब हो सकता है दूर से ही रिश्ता रखना या फिर पूरी तरह से जाने देना और दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना। वो दृष्टिकोण ग्रहण या पर्सपेक्टिव टेकन, वो भी रिश्तों में मदद करता है। हाँ, सहानुभूति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विषाक्त लोगों के मामले में कई बार उनसे दूरी बनाना ही सबसे सेहतमंद विकल्प होता है, अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य विचार थे जिनका हमने एक तरह से रिवीजन किया। इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जो बातें हमने की, ये सोचने और आगे बढ़ने में कुछ मदद करेंगे। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ना एक सफर है, कोई एक दिन का काम नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस सफर में खुद पर नरमी बरतना बहुत जरूरी है।